नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2022 में यूपी की जनता 2 गुजरातियों को साबरमती आश्रम भेज देगी। पीएम मोदी और गृह मंत्री पर सपा नेता ने कसा तंज। जिसके बाद दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल बीजेपी में सब ठीक नहीं। उधर शुभेंदु अधिकारी की हाईकमान से मुलाकात और इधर दिलीप घोष की बैठक से नदारद रहे कई नेता और इसके बाद पार्टी में फूट के हैं संकेत। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी बिहार का हाल सबसे खराब। केंद्र का टारगेट पूरा करने में योगी सरकार को लगाना होगा 9 गुना ज्यादा दम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना की दूसरी लहर को रोकने में मोदी सरकार फेल हो गई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। 2022 में यूपी की जनता 2 गुजरातियों को साबरमती आश्रम भेज देगी। पीएम मोदी और गृह मंत्री पर सपा नेता ने कसा तंज, मिले ऐसे जवाब। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। साल 2022 के फरवरी और मार्च महीने में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आयोजित होंगे, जिसमें करीब 403 सीटों पर लोग अपनी किस्मत आजमाएंगे। इन चुनावों को लेकर कई पार्टियां अभी से ही तैयारियों में लग गई है। वहीं हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह ने भी चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि साल 2022 में यूपी की जनता इन दोनों गुजरातियों को साबरमती आश्रम भेज देगी। समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए लिखा, दिल्ली और बंगाल की जनता ने इन सौदागरों को कड़ा सबक सिखाया है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता 2 गुजराती ठगों को साबरमती आश्रम भेज देगी। सपा नेता IP सिंह अपने इस ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गए। एक यूजर ने उन्हें सलाह देते हुए लिखा, बिना अपशब्द बोले जिस तरह तेजस्वी यादव ने बिहार में चुनाव लड़ा वह बधाई के पात्र है, लेकिन आप लोग बदजुबानी करके एक तरफा लड़ाई करते देते हैं। चुनाव लड़ना है तो पहले जुबान पर नियंत्रण कीजिए। सपा नेता के ट्वीट पर आए कमेंट यही नहीं रुके। एक यूजर ने लिखा, यूपी चुनाव के लिए ईवीएम पूर्व कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। 140 अभियंता ईवीएम प्री प्रोग्राम सेट किया जा रहा है। दूसरी और एक यूजर ने IP सिंह के ट्वीट पर चुटकी लेते हुए लिखा, सर आप भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन कर रहे हैं? आपको पहले से ही खूब सारी बधाई। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक और ट्वीट किया था। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री ने यूपी के कानपुर में हुए सड़क हादसे को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल बीजेपी में सब ठीक नहीं। उधर शुभेंदु अधिकारी की हाईकमान से मुलाकात, इधर दिलीप घोष की बैठक से नदारद रहे कई नेता। जी हां दोस्तों, बंगाल बीजेपी के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा है। टीएमसी से शामिल हुए कई नेता अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। दूसरी ओर पार्टी में बाहरी बनाम भीतरी की समानांतर राजनीति की लड़ाई भी देखी जा रही है। जहां एक और मंगलवार को शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में बीजेपी हाईकमान से मिल रहे थे, ठीक उसी वक्त बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष राज्य पदाधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक कर रहे थे। दिलीप घोष ने हेस्टिंग्स स्थित पार्टी ऑफिस में बीजेपी के राज्य पदाधिकारियों, जोनल पर्यवेक्षकों और मोर्चा प्रमुखों के साथ बैठक की। पार्टी ने कहा कि बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा इस वक्त पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। दिलीप घोष ने बैठक के बाद कहा कि वह टीएमसी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाएंगे और बीजेपी वर्कर की हत्याओं का मुद्दा उठाएंगे। घोष ने यह भी कहा कि पूरे राज्य में पार्टी नेता विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक बदले की भावना के कारण बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। घोष की इस बैठक में जिस बात ने सबका ध्यान खींचा वह था बड़े नेताओं का इसमें शामिल न होना। शुभेंदु अधिकारी के अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता नदारद दिखे, खासकर जो टीएमसी से शामिल हुए हैं। कृष्णानगर से बीजेपी विधायक मुकुल रॉय और राजीव बनर्जी मीटिंग में शामिल नहीं हुए, जहां मुकुल रॉय के लिए कहा गया कि वह पोस्ट कोविड शिकायतों के बाद आइसोलेशन में है। वहीं राजीव बनर्जी के लिए पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह राज्य पदाधिकारी नहीं है, फिर भी उन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना टीकाकरण, यूपी बिहार का हाल सबसे खराब। केंद्र का टारगेट पूरा कराने में योगी सरकार को लगाना होगा 9 गुना ज्यादा दम। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने कहा है कि साल के आखिरी तक देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लग जाएगा। इसके लिए अब तक हो रहे वैक्सीनेशन को 5 गुना तेज करना पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में इस टारगेट को पाने के लिए टीकाकरण को 9 गुना बढ़ाना होगा। जनसंख्या के हिसाब से बिहार में भी टीकाकरण की हालत खराब है, इसे 8 गुना तेजी लानी होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीते
5 महीने में 12% से भी कम लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। वहीं दूसरी डोज लेने वालों की संख्या कुल जनसंख्या की मात्र 2.5% है। अभी एक दिन में 1.4 लाख लोगों को टीका लगता है। इसे बढ़ाकर जब एक दिन में 13.2 लोगों को टीका लगना शुरू होगा तभी दिसंबर के आखिरी तक केंद्र का टारगेट पूरा हो सकेगा। वहीं बिहार की बात करें तो 12.6% आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। दूसरा डोज लेने वाले लोग केवल 2.5% हैं। जनसंख्या के हिसाब से टारगेट हासिल करने के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार 6 गुनी बढ़ानी होगी, यानी एक दिन में 6.6 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना होगा। अभी यहाँ 78,000 लोगों को एक ही दिन में टीका लग पाता है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में 38.1% अडल्ट पॉपुलेशन को पहली डोज मिल चुकी है। 7.9% को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। हिमाचल को भी रोज लगने वाली डोज को 18,000 से बढ़ाकर 41,000 करना होगा। वहीं केरल को भी 2.8 गुना वैक्सीनेशन को तेज करने की जरूरत है। देश के 6 राज्य जिनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है उन्हें अपने प्रयास तेज करने होंगे। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश शामिल है। महाराष्ट्र में यूपी के बाद सबसे ज्यादा युवाओं की जनसंख्या। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत आज ममता बनर्जी से मिलेंगे, क्या है इस मुलाकात के सियासी मायने? जी हां दोस्तों, कोरोना के हालात सुधरने के साथ ही किसान नेताओं ने अपने आंदोलन को और मजबूती देने की कवायद शुरू कर दी है। इस कड़ी में किसान आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब ममता बनर्जी बंगाल से बाहर अपना सियासी प्रभाव जमाने की तैयारी में है। वहीं राकेश टिकैत भी किसान आंदोलन को निर्णायक दिशा में ले जाना चाहते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के चलते संक्रमण के मामलों में तेजी आई। इससे चलते किसानों की मूवमेंट पर थोड़ा असर पड़ा था, लेकिन अब स्थिति सुधरने के बीच टिकैत चाहते हैं कि फिर से आंदोलन को गति मिले। ममता बनर्जी नए कृषि कानूनों के खिलाफ मुखर रही हैं और उन्होंने किसानों के विरोध को अपना समर्थन भी किया है। ऐसे में राकेश टिकैत उनके साथ मिलाकर आंदोलन को फिर से धार देना चाहते हैं। किसान आंदोलन को ममता का समर्थन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुरू से ही केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ काफी मुखर रही हैं। उन्होंने दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया था और समय समय पर किसान आंदोलन के पक्ष में अपनी आवाज भी उठाती रही है। इतना ही नहीं, टीएमसी के तमाम सांसद भी दिल्ली की सीमा पर पहुंचे थे, जहां किसान पिछले साल नवंबर से धरने पर बैठे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ राकेश टिकैत प्रचार में भी उतरे थे। राकेश टिकैत ने बंगाल की कई विधानसभा सीटों पर जाकर बीजेपी के खिलाफ वोट देने का आग्रह किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दिया था। इसका सियासी फायदा भी ममता बनर्जी को मिला, जिसके बाद अब राकेश टिकैत उनसे मिलेंगे। माना जा रहा है कि ममता से मुलाकात के दौरान टिकैत केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ मौजूदा किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में जिस तरह से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को मात देकर तीसरी बार सत्ता में लौटी हैं, उसके बाद बंगाल से वो राज्य से बाहर भी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद में है। 2024 लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने की अटकलें भी हैं। ऐसे में ममता तमाम संभावनाएं तलाश रही हैं। ऐसी स्थिति में राकेश टिकैत उनके लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस करेगी पूरे देश में प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। यह लगातार दूसरा दिन है जब तेल के दाम बढ़े हैं। घरेलू बाजार में आज पेट्रोल और डीजल दोनों के दर में 25 पैसे का इजाफा किया गया है, यानी आज से पेट्रोल और डीजल 25 पैसा और महंगा हो गया। वहीं तेल की आसमान छूती कीमतों को लेकर कांग्रेस एक्शन में आ गई है। पार्टी ने 11 जून को देश भर में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। 11 जून को कांग्रेस करेगी देश भर में प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ पूरे देश भर में कांग्रेस 11 जून को प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस 11 जून को देश भर के पेट्रोल पंपों के सामने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। जाहिर है, बीते कई दिनों से करीब हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है। बुधवार को तेल के दाम में हुए इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 95.56 रुपए हो गया है, जबकि डीजल का दाम 86.47 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल का दाम 101.76 रुपए और डीजल का दाम 93.85 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 95.52 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.32 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 96.92 रुपए प्रति लीटर और दिल्ली और डीजल 91.15 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि कच्चे तेल के दाम में हो रहे इजाफे के कारण यहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल से भी महंगा हो गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। श्री पारस अस्पताल में 22 लोगों की मौत पर बोले अखिलेश
प्रदेश खुद पर एफआईआर दर्ज करे यूपी सरकार। जी हां दोस्तों, आगरा के श्री पारस अस्पताल में हुए हादसे पर समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने इस घटना को दुखद बताते हुए यूपी की बीजेपी सरकार को नसीहत दी है कि सरकार अपने खिलाफ खुद एफआईआर करे। अखिलेश यादव ने इस हादसे को चिकित्सा व्यवस्था पर बड़ा धब्बा बताया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि शासन और प्रशासन द्वारा इस मामले को दबाना घोर आपराधिक कृत्य है। इससे पहले कांग्रेस ने भी योगी सरकार को हादसे पर घेरा है। दरअसल आगरा के श्री पारस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के मॉक ड्रिल के दौरान 22 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हादसे के सामने आने के बाद अस्पताल को सीज कर दिया गया है। वहीं संचालक के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। श्री पारस हॉस्पिटल में हुए हादसे पर अब जमकर राजनीति हो रही है। सियासी पार्टियां सत्तारूढ़ सरकार को जमकर घेर रही है। समाजवादी पार्टी से पहले कांग्रेस योगी सरकार से तीखे सवाल पूछ चुकी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि बीजेपी सरकार में ऑक्सीजन और मानवता की भारी कमी है। वहीं प्रियंका गांधी ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत के लिए जिम्मेदार का नाम पूछा है। पारस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें डॉक्टर को यह कहते सुना जा रहा है कि 26 अप्रैल को मरीजों की संख्या बढ़ गई थी। इस वजह से 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई थी। इससे 22 मरीजों की मौत हो गई। डॉक्टर ने अपनी आवाज होने की बात मानी है, लेकिन आरोपों से इनकार कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, लगाया ये आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार की एकमात्र चिंता सुर्खियों के लिए है, न कि समय सीमा के लिए। जयराम रमेश ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि केंद्र सरकार केवल शीर्षक के बारे में चिंतित है, न कि समय सीमा के बारे में। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक टीकाकरण पूरा करने के लिए हर दिन 80 लाख टीकाकरण की जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि वैक्सीन कहां से आएंगे। कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह भी कहा, कांग्रेस के द्वारा फ्री टीकाकरण की मांग की गई थी। विपक्ष और कांग्रेस नेताओं के द्वारा केंद्र सरकार, विशेष रूप से पीएम मोदी को कई पत्र लिखे गए हैं। पार्टी फ्री टीकों के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने भी पत्र लिखा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में 9वीं बार देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 18 प्लस अधिक आयु के सभी नागरिकों को 21 जून से फ्री वैक्सीन दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा ये टीके फ्री दिए जाएंगे। इसके अलावा कहा था कि सरकार वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% खरीदेगी और राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन देगी। यह भी कहा कि देश में बनने वाले 25% टीके सीधे प्राइवेट अस्पतालों को मुहैया कराए जाएंगे। वे वैक्सीन की तय कीमत के बाद एक खुराक के लिए अधिकतम 150 रुपए सेवा शुल्क ले सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्र हित के काम में हमारा साथ दीजिए, घर घर राशन पर सीएम केजरीवाल ने पीएम को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, घर घर राशन योजना के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, कृपया घर घर राशन योजना दिल्ली में लागू करने दीजिए। उन्होंने कहा कि आज तक राष्ट्रहित के सभी कामों में मैंने आपका साथ दिया है, राष्ट्रहित के इस काम में आप भी हमारा साथ दीजिए। कोरोना काल में यह योजना पूरे देश में लागू हो। केंद्र सरकार इस योजना में जो बदलाव करवाना चाहती है, हम वो करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तल्खियां बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार ने शनिवार को दावा किया कि केंद्र ने 72 लाख राशन कार्ड धारकों को लाभान्वित करने वाली उसकी महत्वाकांक्षी राशन योजना को रोक दिया। उसने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया। हालांकि केंद्र सरकार ने आरोप को आधारहीन करार दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में इस मसले को लेकर सीधे पीएम मोदी से बात करने की इच्छा जाहिर की थी। केजरीवाल ने कहा था, प्रधानमंत्री जी, आज मैं बेहद व्यथित हूं और सीधे आपसे बात करना चाहता हूं। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सीएम ने रविवार को कहा कि दिल्ली में अगले हफ्ते से घर का राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। यानी अब किसी व्यक्ति को राशन के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि राशन उसके घर आ जाता। इसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी और अगले हफ्ते से शुरू होने वाला था। यह क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जमानत याचिका खारिज होते ही 7 कैदी कोर्ट से फरार, पुलिस विभाग में मची खलबली। जी हां दोस्तों, बिहार के दानापुर में पटना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां दानापुर न्यायालय में जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद 7 कैदी एक साथ पुलिस हिरासत से फरार हो गए। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अब पुलिस के आला अधिकारियों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पुलिस की कई टीम फरार कैदियों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार सिगोड़ी थाना क्षेत्र के नरौली गांव में बिजली के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई थी। इस मामले में दर्जन लोगों को पुलिस ने अभियुक्त बनाया था। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 7221 दर्ज किया था। इस संबंध से सिगड़ी के थानाध्यक्ष ने बताया कि लगातार पुलिस दबिश से बेचैन नामजद 8 अभियुक्त
अभियुक्तों को मंगलवार को दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए उन सभी कैदियों को पुलिस अभिरक्षा में एक साथ ही जेल भेजने का आदेश दे दिया। पुलिस सभी सरेंडर करने वाले आरोपियों को न्यायिक हिरासत भेजने के लिए कैदी वाहन की तरफ लेकर जा रही थी, तभी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर सभी 7 कैदी वहां से फरार हो गए। जैसे ही इस बात की खबर पुलिस अधिकारियों को लगी, उनके होश उड़ गए। पुलिस के आला अधिकारियों ने 7 आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी का आदेश दिया है। गौरतलब है कि दानापुर से कैदी के फरार होने की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी वहां कोर्ट परिसर में गोलीबारी, बमबारी कर कैदियों को भगाने की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बाद भी पुलिस अक्सर लापरवाह रही है। लापरवाही का ही नतीजा है कि कैदी भागने में सफल हो जाते हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गलती हो गई, अब टीएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी वर्कर सड़क पर घूम घूम कर मांग रहे माफी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले से एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है। यहां कुछ लोग सड़कों पर घूम घूम कर लाउड स्पीकर से ऐलान कर रहे हैं कि उनसे गलती हो गई और वो अब तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि वीरभूम जिले के एक गाँव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्व में भाजपा ज्वाइन करने को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांग रहे हैं। मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ता गाँव के स्थानीय बाजार में मार्च करते नजर आए। लाउड स्पीकर पे एक कार्यकर्ता कह रहे थे कि बीजेपी में शामिल होकर हमने गलती कर दी है, हमने स्थानीय पंचायत को बदनाम किया है, अब हम टीएमसी के साथ काम करना चाहते हैं। इधर वीरभूम जिले के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ध्रुव सारा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को डरा धमकाकर ऐसा करवाया जा रहा है। ध्रुव सारा ने कहा, यह प्रजातंत्र के लिए शर्म की बात है। लोगों के प्रजातांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। हमारे जमीनी कार्यकर्ता डर के साए में रह रहे हैं, उन्हें जबरन ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ध्रुव सारा ने इस दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा का भी जिक्र किया है और कहा कि इस हिंसा में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया था। हालांकि राज्य सरकार ने बीजेपी के आरोपों पर उस वक्त जवाब दिया था कि बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है और हमले में टीएमसी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी के कुछ बड़े नेता भी टीएमसी में वापस जाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि दीपेश विश्वास और सोनाली गुहा ने ममता बनर्जी को खत लिखकर उन्हें माफ कर देने की बात कही थी और पार्टी में वापस लौटने की इच्छा जाहिर की थी। दोनों नेताओं को जब टीएमसी ने चुनाव से पहले टिकट देने से इनकार कर दिया था, तब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022 के लिए संघ की बैठक में बनी रणनीति, राज्यों के चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा इस्तेमाल नहीं होगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भविष्य की राजनीति का खाका दिल्ली में करीब तय कर लिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दिल्ली की बैठक में साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ने का फैसला लिया गया है। इससे भी महत्वपूर्ण निर्णय यह माना जा सकता है कि यूपी और दूसरे 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं होंगे। संघ का मानना है कि क्षेत्रीय नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को सामने रखने से उनकी छवि को नुकसान हुआ है। विरोधी बेवजह उन्हें निशाना बनाते हैं। संघ किसी भी नेता को अलग करने या नाराजगी के साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इस पर योगी को खरा उतरना है। महाराष्ट्र में शरद पवार परिवार को साथ लाने पर भी विचार हो रहा है। आरएसएस की दिल्ली में हुई बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की मौजूदगी में ये निर्णय लिए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर गंभीर चिंतन और समीक्षा की गई। संघ नेताओं का मानना है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में ममता बनाम मोदी की रणनीति से नुकसान हुआ। इसमें चुनाव हारने से ज्यादा अहम यह है कि राजनीतिक विरोधियों को प्रधानमंत्री मोदी पर बार बार हमला करने का मौका मिला। इससे उनकी इमेज को नुकसान होता है। इससे पहले भी बिहार में 2015 के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार के खिलाफ और फिर दिल्ली विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी इस रणनीति से कोई फायदा नहीं हुआ। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस ने मोदी की इमेज मुसलमान विरोधी बनाने की रणनीति अपनाई। इससे मुसलमान वोटर एकजुट हो गए और 70% से ज्यादा मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट देकर चुनाव नतीजों को एक तरफा कर दिया। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान आबादी काफी है और करीब 75 सीटों पर वे चुनावी नतीजों पर असर डाल सकते हैं। यूपी में भी मोदी को चेहरा बनाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिर से मुसलमानों को एकजुट करने में कामयाब हो सकती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी की तस्वीर गायब, ये इत्तेफाक है या सियासी संदेश? जी हाँ दोस्तों, योगी को लेकर भाजपा में बवाल थम गया है, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। यूपी भाजपा के ट्विटर हैंडल की तस्वीर तो यही बयां कर रही है कि भाजपा योगी को जितना कमजोर समझती है उतने वे हैं नहीं। रविवार 6 जून को उत्तर प्रदेश भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात सामान्य शिष्टाचार भेंट नहीं थी। राजनीति के जानकार इसे बड़े तूफान की आहट बता रहे हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी अलग अलग बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि मोदी को अपना आदर्श बताने वाले सीएम योगी और सरकार के अन्य ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी की तस्वीर गायब है। विपक्ष ने भी इसको लेकर भाजपा, मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर लगे बैनर में अध्यक्ष स्वतंत्र
देव सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा की तस्वीरें हैं। हालांकि सुबह 11 बजे हैंडल से जारी एक वीडियो में मोदी का जिक्र है। इसके अलावा भाजपा सूत्रों के मुताबिक ट्विटर हैंडल का कवर काफी पहले बदला गया था। पीएम मोदी की तस्वीर गायब होने को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बाकी भाजपा शासित राज्यों और अन्य राज्यों के सोशल मीडिया हैंडल्स पर पीएम मोदी मौजूद हैं। यूपी से सटे मध्य प्रदेश में @BJP4MP के ट्विटर हैंडल पर पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के आधिकारिक सोशल मीडिया के हैंडल्स पर भी पीएम की तस्वीर है। गोवा के ट्विटर हैंडल पर जो फोटो है उसमें सिर्फ मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ही फोटो है। रविवार को जब यूपी प्रभारी राधा मोहन लखनऊ दौरे पर थे तब राधा मोहन और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम योगी का गुणगान किया, कहा कि मुख्यमंत्री बहुत मेहनती हैं, 24 घंटे काम करते हैं, कानून का राज है। इससे पहले जिन लोगों की सरकार रही आप लोगों ने उसको देखा है किस तरह से एक पार्टी की सरकार रही है, भ्रष्टाचार की सरकार। आप देख रहे थे आपका ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, कमी की अफवाह फैलाने वालों की संपत्ति जब्त हो